नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक नहीं हो सका पास। पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। 2/3 बहुमत के लिए जरूरी थे 326 मत। सरकार को नहीं मिला समर्थन। महिला आरक्षण विधेयक गिरने पर विपक्ष का सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने बताया संविधान की जीत। प्रियंका गांधी ने बिल के प्रारूप पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने ओबीसी जनगणना की मांग दोहराई। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान के दिए निर्देश। 30 दिन से अधिक पुरानी शिकायतों को प्राथमिकता से सुलझाने पर जोर। जन शिकायतों की पड़ताल के लिए मौके पर पहुंचे सीएम धामी। अधिकारियों की लापरवाही पर जताई नाराजगी। समन्वय के साथ जल्द समाधान के दिए सख्त निर्देश। और हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। अधिकारियों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक मत विभाजन के बाद गिर गया है। सरकार को सदन में साधारण बहुमत तो मिला, लेकिन संविधान संशोधन के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत का आंकड़ा नहीं जुट पाया। मतदान के दौरान पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। सदन में उपस्थित 528 सदस्यों के आधार पर पारित होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सरकार 54 वोट पीछे रह गई। विपक्ष ने इसे विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसे दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व के खिलाफ बताया। गृह मंत्री के आश्वासनों के बावजूद विपक्षी सांसद संतुष्ट नहीं हुए। इस अहम बिल के गिरने से अब महिला आरक्षण और सीटों के विस्तार की योजना अधर में लटक गई है। मामले में 15 सांसद अनुपस्थित भी रहे। मत विभाजन इस प्रकार है: हां 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। Besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. It is माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद विपक्षी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण और जनगणना के यह बिल मुमकिन नहीं था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी बिल के प्रारूप पर सवाल उठाए। विपक्ष का यह कहना है कि वो महिलाओं के सम्मान के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन और जातिगत विसंगतियों के साथ इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि हमने संविधान पर हमले को हरा दिया है। मोदी सरकार विपक्ष के सहयोग से 2023 का महिला आरक्षण विधेयक लागू करे। अब पुरानी जनगणना के बहाने राजनीति बंद होनी चाहिए। नहीं, ये जैसे मैंने अंदर कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था
संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हटा दिया है, तो अच्छी बात है। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा। ये देश की अखंडता की बात थी, हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि 30 दिन से ज्यादा समय वाली शिकायतों को प्राथमिकता पर हल किया जाए। सीएम ने सख्त निर्देश दिए कि बिना उच्च अधिकारियों की संस्तुति के किसी भी स्तर पर शिकायत को फोर्स क्लोज न किया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। हेल्पलाइन के बेहतर संचालन के लिए एआई आधारित डेटा प्रबंधन और निगरानी प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल देहरादून और हरिद्वार जैसे जिलों में सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। चंपावत में लोहाघाट टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा होते होते टल गया। यहां पर एक तेज रफ्तार कैंटर की चपेट में स्कूटी सवार महिला आ गई। हादसा इतना जोरदार था कि स्कूटी पूरी तरह से कैंटर के नीचे घुस गई। गनीमत रही कि महिला ने हेलमेट पहना हुआ था, जिससे उसकी जान बच गई। घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी सवार महिला ने अचानक मोड़ काट लिया था, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामनगर के कोसी नदी क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर उप खनिज लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते पूरा ट्रैक्टर आग के गोले में तब्दील हो गया। रामनगर के कोसी नदी के कठियापुल गेट के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नदी से उप खनिज लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर में आग लग गई। रामनगर के सबसे व्यस्ततम चौराहा भवानीगंज इलाके में एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से इस युवक को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक इस युवक की मौत हो चुकी थी। ये सर सोनू नाम से आया हमारे पास। पिता का नाम दीवानी राम बताया गया है। रहने वाले शिवलालपुर के हैं। ये 108 एम्बुलेंस से आए हैं और एक होम गार्ड इनके साथ आया, ईश्वर सिंह, वो लेकर आए थे। जब हमने चेक किया तो उसकी दिल की धड़कन वगैरह कुछ नहीं थी उस मरीज़ के अंदर। उसकी पीआई हमने भेज दी है यहाँ पर, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और बॉडी हैंड ओवर कर दी है पुलिस को। कितनी उम्र का होगा? ये उम्र इनकी 35 साल बताई गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। राज्य के 3 प्रमुख शहर हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश में यात्रियों के लिए काउंटर बनाए गए हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 20 काउंटर लगाए गए हैं, जबकि ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप और आईएसबीटी में 30 से ज्यादा काउंटर लगाए गए हैं। देहरादून के हरबर्टपुर बस स्टैंड पर भी बड़ा रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसकी वजह से शुक्रवार को हरिद्वार में श्रद्धालुओं का ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया। सुबह से ही देश भर से आए श्रद्धालु ऋषिकुल मैदान में कतारों में खड़े होकर इस पवित्र यात्रा के लिए पंजीकरण की औपचारिकता पूरी करने का धीरज के साथ इंतजार करते दिखे।
रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 4 धाम यात्रा के लिए आए हैं। पहली बार जा रहे हैं? जी हाँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। व्यवस्थाएं सब अच्छी हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो गया मेरा, सब बढ़िया है यहाँ पे, कार्यक्रम सब अच्छा है यहाँ पे। तीर्थ यात्रा के लिए, 4 धाम यात्रा के लिए पहली बार आए हैं। हरिद्वार प्रशासन के द्वारा हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ और धामी सरकार की व्यवस्था के अनुसार, जिला प्रशासन के आदेशानुसार सारी अच्छी सुविधा दी गई। बाकायदे तिलक लगाया गया, माला पहनाया, मीठा खिलाया, फिर रजिस्ट्रेशन हुआ। जिला प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। उन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई है और उनकी मदद के लिए स्वयं सेवकों की तैनाती की गई है। देखिए, आज 4 धाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है ऋषिकुल में 17 तारीख है आज यहाँ से प्रारंभ कर लिया गया है और इसमें कई हमारे यात्री मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, अन्य राज्यों से यहाँ पर आए हैं। उन सभी का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया है, सभी का स्वागत किया गया है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं उसमें यहाँ पर चिकित्सीय सुविधा सभी श्रद्धालुओं के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर उनके गाइड करने के लिए भी यहाँ पे वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं कि आगे जब वो 4 धाम की ओर जाएंगे तो किस तरह के उनको प्रिकॉशंस रखने हैं, सर्दियों के कपड़े आदि रखने हैं और यहाँ से यात्रा सुविधा क्या क्या अवेलेबल है इसके बारे में बताया जा रहा है। अधिकारी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के उपायों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक तो यहाँ पे विशेष प्रबंधन किए हैं सुरक्षा के, फायर के, और इसके अतिरिक्त 4 धाम के जब चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां भी आएंगी, तो उसके लिए यातायात का भी विशेष प्रबंधन किया गया है और त्रिस्तरीय इसमें योजना है। लीन डेज, नॉर्मल डेज के लिए, लीन डेज के लिए, वीकेंड्स के लिए, सप्तांत के लिए और कोई पर्व होता है उसके लिए। बाहर से श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने के लिए, उनको कोई व्यवधान नहीं होगा और उनके हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए हम यहाँ हैं। हरिद्वार पुलिस पूरी तरह गियर अप है इसको लेके। 4 धाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के मौके पर उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ होती है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। इसके बाद 23 अप्रैल को चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। साहसिक खेलों के लिए उत्तराखंड। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बांदा में स्मार्ट मीटर से आ रहे अत्यधिक बिजली बिलों को लेकर शहरी क्षेत्र की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा जाहिर की। महिलाओं का आरोप है कि महीने का बिजली बिल 5 से 8 हजार रुपए तक आ रहा है, जो उनके घरेलू बजट से बाहर है। पीड़ितों ने बताया कि बिजली विभाग में शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती और वहां से भगा दिया जाता है। महिलाओं ने जिलाधिकारी से मांग की है कि विद्युत विभाग को निर्देशित कर इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। बांदा में एक बुजुर्ग मां ने अपने ही छोटे बेटे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। गिरवा थाना क्षेत्र के पिथौराबाद निवासी सुदामा ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि पति की मौत के बाद छोटा बेटा दबंगई दिखाते हुए जमीन और फसल का हिस्सा नहीं दे रहा है। पीड़िता ने बताया कि वो फिलहाल अपने बड़े बेटे के साथ रह रही है और बटाईदार को भी छोटा बेटा गेहूं देने से रोक रहा है। बुजुर्ग मां का कहना है कि जमीन पर सभी का कानूनी हक है, लेकिन छोटा बेटा घर में विवाद कर रहा है। पीड़िता ने एसपी से मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने और अपना हक दिलाने की मांग की। कानपुर में एक विवाहिता ने पति और उसके साथी पर बलात्कार और जबरन देह व्यापार कराने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से गुहार लगाते हुए बताया कि पति नशीला इंजेक्शन देकर उससे गलत काम करवाता था। विरोध करने पर तेजाब पिलाने और जान से मारने की कोशिश की गई। पीड़िता ने आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
सोनभद्र पुलिस ने नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि तस्करों ने फर्जी फर्म के जरिए 50 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार किया। आरोपित नमकीन और चिप्स के फर्जी इनवॉइस पर कफ सिरप की खेप बांग्लादेश और अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने पिछले दिनों 1.25 लाख शीशियां बरामद की थीं। फिलहाल मास्टरमाइंड शुभम की तलाश जारी है। कानपुर में किडनी खरीद फरोख्त और अवैध ट्रांसप्लांट मामले में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी ओटी मैनेजर मुदस्सर अली सिद्दीकी ने अंततः सीएमएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस लंबे समय से आरोपित की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन वो लगातार चकमा दे रहा था। आरोपित के अधिवक्ता मोहित द्विवेदी ने बताया कि एफआईआर में मुदस्सर अली का नाम नहीं था, लेकिन विवेचना के दौरान नाम सामने आने पर इनाम घोषित किया गया था। कोर्ट ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। थाना रावतपुर द्वारा व्यक्तिगत रूप से आईओ महोदय उपस्थित हुए, जिसमें उन्होंने इस मामले में एक रिपोर्ट दी कि मुदस्सर अली सिद्दीकी इस मामले में वांछित हैं। एफआईआर में उनका नाम नहीं था, विवेचना में उनका नाम आया। इसी अनुक्रम में हमारे द्वारा आत्मसमर्पण का ऑनरेबल कोर्ट को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें एपीओ महोदय द्वारा रिपोर्ट लगाते हुए उनको न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश पारित किया गया है। अब मुदस्सर अली सिद्दीकी जुडिशियल कस्टडी में जेल जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अशोक यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता जयप्रकाश यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सपा नेता देवरिया में हाईटेंशन लाइन के नीचे बिना मान्यता के अवैध स्कूल चला रहे हैं। आरोप है कि सपा शासन के दौरान विधायक और सांसद निधि का गबन कर निजी संपत्तियां बनाई गईं। अधिवक्ता का यह भी दावा है कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर सपा नेता और उनके पुलिस उप निरीक्षक भतीजे ने उन पर जानलेवा हमला भी करवाया। एक बार फिर करेंगे हेडलाइंस का। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक नहीं हो सका पास। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। 2/3 बहुमत के लिए जरूरी थे 326 वोट। सरकार को नहीं मिला समर्थन। महिला आरक्षण विधेयक गिरने पर विपक्ष का सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने बताया संविधान की जीत। प्रियंका गांधी ने बिल के प्रारूप पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने ओबीसी जनगणना की मांग दोहराई। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों के निस्तारण के दिए विशेष अभियान के निर्देश। 30 दिन से ज्यादा पुरानी शिकायतों को प्राथमिकता से सुलझाने पर जोर। जन शिकायतों की पड़ताल के लिए मौके पर पहुंचे सीएम धामी। अधिकारियों की लापरवाही पर जताई नाराजगी। समन्वय के साथ जल्द समाधान के दिए सख्त निर्देश। और हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। अधिकारियों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।